मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सभी की फैमिली में भी सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और हमने काफ़ी सारी बातें, काफ़ी सारे टॉपिक उसमें जानने की कोशिश करी थी। और आज के वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं और हम, दैट्स मीन सूक्ष्म जीव और हमारे बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो देरी ना करते हुए हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना, वो कई रूप से हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था, मित्र और शत्रु, दैट्स मीन। ठीक है, अब जो मित्रवत शत्रु होते हैं, जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दही बनाने में, आपका ब्रेड है, केक बनाने में जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। आपको पता है प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, और हमारे जो पर्यावरण है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो अपना योगदान देते हैं। जैसे बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैसे सब्जियों का अपशिष्ट है, जंतुओं का अपशिष्ट है और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिसका ये क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, देन उर्वरक में इसको तैयार कर लेते हैं। और उस उर्वरक का क्या होता है, जो किसान होते हैं, जो अपनी खेती करते हैं, जो भी फार्मर्स हैं, वो अपने खेतों में इसको लगा देते हैं। इससे जो भी वो फसल उगा रहे हैं, जो भी वो फसल बो रहे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो काफ़ी अच्छे उसमें की ग्रोथ होने लगती है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। अब आपका आता है दही एवं ब्रेड का बनाना। दही एवं ब्रेड का बनाना, सोचो सोचो क्या है बताया गया होगा इसमें। इसमें बताया गया है दही एवं ब्रेड का बनाना किसके कारण पॉसिबल हो पाता है, सूक्ष्म जीव के कारण। ठीक है, आपको पता है कि दही में बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसे हम लोग जीवाणु बोलते हैं और उस जीवाणु का क्या नाम होता है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आपको पता है लैक्टोबैसिलस कैसा जीवाणु है। लैक्टोबैसिलस जो होता है वो एक ऐसा जीवाणु होता है जो काफ़ी वर्क करता है दूध से दही बनाने में। ठीक है, उसका दूध से दही का निर्माण करने में काफ़ी हेल्प करता है। और जो मिल्क होता है वो मीठा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें लैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको जान लेनी है, एक एक वर्ड को नोट कर लेना है। तो जब मीठे द्रव को हम खट्टे में चेंज करेंगे, चेंज कर देते हैं, तो वो उसमें क्या योगदान देता है, आपका जीवाणु। और उस जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। आपको पता है कि इसके अलावा जो भी दही होता है, अचार होते हैं, उसका भी सूक्ष्म जीव उसमें काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लें। अब हम यहाँ पे जानेंगे ईस्ट के बारे में। जो ईस्ट होता है उसका मैदे से क्या रिलेशन होता है, अगर मैदे में उसको मिला दिया जाए तो मैदा क्यों फूलने लगती है, और ईस्ट का उसमें क्या योगदान होता है। आपको पता है ईस्ट एक ऐसा सूक्ष्म यौगिक होता है जिसे हम मैदा में डाल देते हैं, मिला देते हैं, तो मैदा खमीर उठने लगता है उसमें, और उसकी जो मैदा है वो फूलने लगती है, फूलने लगती है तो उसमें खमीर उठता है। ओके, अब जो ईस्ट होता है वो क्या करता है, तीव्रता के साथ बढ़ता है। ठीक है, तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, उत्पादित करता है। ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के ईस्ट क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वो तैयार करने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो भी गैस के जो भी बुलबुले हैं, जो खमीर वाले हैं, वो मैदा के आयतन बढ़ाने लगता है। ठीक है, और ईस्ट के जो भी आप गुण को देखेंगे, जैसे कि आपका ब्रेकिंग है, तो उसमें इसका काफ़ी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे आपका पाव रोटी वगैरह मेकिंग किया जाता है। तो ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेना होगा। आपको पता है कि जो भी हम कोई भी छोले भटूरे बनाते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं, मैदा में खमीर उठाने के लिए उसमें दही का यूज़ कर देता है, ईस्ट का यूज़ करता है। तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो खमीर उठाने के लिए उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आई होप काफ़ी अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जनरली ये नॉलेज आप सभी को होना चाहिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। ओके, अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे जो भी सूक्ष्म जीव होता है उनका वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि ईस्ट का एक स्तर पे और प्रयोग किया जाता है अल्कोहल बनाने में। क्या बनाने में, अल्कोहल बनाने में।
अब अल्कोहल बनाया कैसे जाता होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में भी। आपको पता है अल्कोहल बनाने में फलों के रसों का यूज़ किया जाता है, और जो भी फलों का रस होता है उसमें क्या होता है, उसमें शर्करा होती है, ठीक है, उसमें शुगर प्रेजेंट होती है। और आप देखेंगे जो भी ईस्ट से जो भी अल्कोहल है वो मीठा होता है, और खट्टे में वो बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है खट्टे पदार्थ में, खट्टे द्रव में तो उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये जो भी प्रोसेस होता है उसे हम किण्वन बोलते हैं, ठीक है, किण्वन हम उसे बोलते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना होता है। चीनी के अल्कोहल के परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। फर्मेंटेशन हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी होगी। आपको पता है किण्वन की प्रक्रिया की खोज कब की थी, आपको पता है 1857 में इसकी खोज की गई थी, और इसका किसने किया था, लुई पास्चर ने, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, और ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया था, अपने लैब का प्रयोग करते हुए इन्होंने इसकी खोज करी थी। ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको समझ लेना है, और कोई भी डाउट रहता है तो आप उसे पूछ लेना। और ये भी छोटे छोटे जो भी पॉइंट हैं यहाँ पे उसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। आपको पता है कि सूक्ष्म जीव का जो भी औषधियों में उपयोग किया जाता है वो कैसे किया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। गाइस, आपको पता है कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर क्या करते हैं, हमें दवाई देता है। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर में एंट्री कर जाता है, ठीक है। उसके बाद उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होने लगती है, उनकी संख्या वृद्धि होने लगती है, और हमारी जो बॉडी होती है वो इलनेस फील होता है, ठीक है, वो लेजीनेस फील करने लगती है, हमसे काम नहीं होता, खाना नहीं खाया जाता, चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें दिखने लगती हैं, और फिर हमें लगता है हम बीमार हो गए, हमारी बॉडी बीमार होने लगती है, और हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब भी हमें फीवर होने लगता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें फीवर होता है तो वो हमें इंडिकेट करता है कुछ। अब क्या इंडिकेट करता है, वो हमें बताता है कि हमारी बॉडी में बाहर से कुछ सूक्ष्म जीव हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम होने लगी है। सो हमारी बॉडी में इस टाइम कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, ना हम चल पाएंगे, नहीं खा पाएंगे, ठीक से मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा फील नहीं होता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। हमें पता चल जाता है हमारे बीमार होने का क्या कारण है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर कुछ सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश कर चुके हैं, और बीमार का होना हमें बताता है जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनका आक्रमण हमारी बॉडी के साथ हुआ है, ठीक है। दैन हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर से कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसे खा के हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है, हम लोग ठीक होने लगते हैं। कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार होने लगते हैं कि 1 मंथ ठीक होने में लग जाता है, 2 मंथ भी ठीक होने में लग जाता है, क्योंकि कभी अगर आपको क्या होता है, मलेरिया हुआ, मलेरिया के बाद में आपने दवाई मलेरिया की चल दी है, लेकिन फिर आप कुछ नहीं खा पा रहे हैं मलेरिया में, आपको फिर क्या होगा, वीकनेस होने लगी। वीकनेस के बाद क्या होगा, आप तब खाना नहीं खा पाएंगे, मलेरिया में आप बीमार रहेंगे, तो बीमारी में खाने का मन नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, खाना नहीं खाएंगे, जिससे हमें कमजोरी आएगी और वीकनेस फील होगी। उसके लिए फिर दोबारा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, और ऐसे ही कर करके हम दवाइयाँ लेते रहते हैं, और जो हमारी बॉडी है वो ठीक होने लगती है बहुत जल्दी जल्दी, लेकिन उसको ठीक होने में लगभग 1 मंथ तो आपका लग ही जाता है। ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से जान लेनी है। आपको पता है जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए बनी होती है, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक बोलते हैं। ये आप यहाँ पे पढ़ भी पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट रहे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, ओके। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जिसका हमें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आपको पता है आजकल कुछ जीवाणु ऐसे हैं, जैसे आपका कवक है, जो भी आपका प्रतिजैविक होते हैं, वो हम उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। जब भी आपने देखा होगा जनरली, जब भी आपका प्रतिजैविक की बात होती है तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक का नाम आता है, ठीक है।
तो उन वैज्ञानिक का क्या नाम है? अलेक्जेंडर फेल्मिंग। ठीक है, ये बात यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझ लेनी है। और इन्होंने क्या किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण उनका योगदान दिया जाता है। और 1929 में इन्होंने जीवाणुओं से, रोगों से जो भी बचाव के लिए कुछ यूज़ किए थे, कुछ संवर्धन का प्रयोग किया गया था। जिन्होंने क्या करा था कि अचानक से उन्होंने एक तरीके से क्या करा था कि एक तस्तरी थे, उन्होंने उस पर हरे रंग के कुछ फफूंद के छोटे क्या देखे थे, कुछ जीवाणु देखे थे। ठीक है, कुछ बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि फफूंद क्या है, जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये तथ्य पाया कि बहुत ऐसे जीवाणु होते हैं जो फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद को आप कह सकते हैं इसको पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन बनाया गया। अब पेनिसिलिन क्या होता है? एक कवक होता है। क्या होता है? पेनिसिलिन एक कवक होता है। आपको पता है कि जो पेनिसिलिन होता है वो मनुष्य के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी होता है। ठीक है, उससे सिर्फ मनुष्य के लिए ही दवाइयाँ नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि उससे एनिमल्स के लिए भी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार के ऐसे रोगों को रोकने के लिए ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी प्रतिजैविक को लेना खतरनाक हो सकता है, बट कब? तब आप उसको डॉक्टर की सलाह के बिना लेते हैं। आपको लगता है कोई आपको प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर तब ये दवाई लिखते हैं, उसके बाद ही आपको पेनिसिलिन लेना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। आपको पता है, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बच्चों में पोलियो का टीका लगाया जाता है, बच्चों को पोलियो ड्रॉप भी पिलाया जाता है। और आप देखेंगे कि किसी भी बीमारी के लिए जो टीका है वो क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपनी फैमिली का और अपना काफ़ी अच्छे से ध्यान रखिए, साथ में आप सभी लोग स्टडी भी करिए। ओके, सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना, आप इसे लाइक, कमेंट में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।